दीनू और कमला ने प्रीति को बड़े प्यार से पाला था। प्रीति की शादी के वक्त दूल्हे ने कार की मांग की तो प्रीति बोली, अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये सुनकर बाप उदास हो गया और उसने सब कुछ बेचकर कार दे दी और खुद किराए पर रहने लगा। बेटी ब्याह कर चली गई जिसने मुड़कर खबर न ली। 3 साल बाद उन्हें पता चला कि प्रीति का बेटा हुआ है, तो वो खुशी में पागल होकर ट्रेन का किराया पड़ोसियों से लेकर वाराणसी पहुंचे। तो बेटी ने उन्हें भिखारी कहकर घर खाना देकर चलता किया। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि प्रीति की दुनिया ही उलट गई। दीनू कभी कमला की तरफ देखता तो कभी अपनी बेटी की तरफ, जो शादी का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठी थी। फिर लड़के वालों की बिगड़ी हुई सूरतें देखने लगा, जो कह रहे थे कि जब तक तुम हमें गाड़ी नहीं दोगे ये शादी नहीं हो सकती। हमारा बेटा अपने दोस्तों में क्या मुंह दिखाएगा कि ससुराल वालों ने गाड़ी तक नहीं दी। दीनू बार बार लड़के वालों को अजीब नज़रों से देख रहा था, जो किसी का भी लिहाज नहीं कर रहे थे। दीनू की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, जो पिछले कई महीने से अपनी बेटी के दहेज के लिए हर चीज़ जमा कर रहा था। बेटी का रिश्ता अच्छे घर में तय हुआ था, इसलिए लड़के वालों की डिमांड के मुताबिक हर चीज़ ब्रांड की थी। लड़के की सास ने रिश्ता तय होते ही कह दिया था कि हमारे यहाँ ससुराल से लड़के के 15 जोड़े आते हैं। फिर कहने लगी कि ऐसा करें, आप कैश ही दे दें, क्योंकि मेरा अंकुर तो एक ही ब्रांड से अपने कपड़े खरीदता है, उसे दूसरी दुकानों के कपड़े पसंद नहीं आते। लड़के की माँ की बात सुनकर कमला परेशान हो गई थी। बेशक प्रीति उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन वो लोग इतने भी अमीर कबीर ना थे कि पानी की तरह पैसा बहा सकते हैं। इससे पहले कि कमला प्रीति की सास से कुछ कहती, प्रीति फौरन बोल पड़ी। कहने लगी, आंटी आपको कितने पैसे चाहिए अंकुर की शॉपिंग के लिए। प्रीति की ये बात सुनकर कमला ने उसे घूर कर देखा था। लड़कियों का ऐसे अपनी सास से शादी से पहले बेबाक होकर बात करना कमला को बिल्कुल भी पसंद ना था। मंगनी के बाद जैसे ही शादी की बात तय हुई तो प्रीति की सास घर पर आ गई थी। पहले तो उन्होंने खाना खाया, फिर कहने लगी कि मैं तो प्रीति को अपनी बेटी ही समझती हूँ, इसलिए जब मैं प्रीति के कपड़े लेने जाऊंगी तो प्रीति को अपने साथ लेकर जाऊंगी। आखिर उसी को तो कपड़े पहनने हैं, अच्छा है कि इसकी पसंद के हों। ये सुनकर प्रीति बहुत खुश हुई थी। फिर उसके बाद सास ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि अंकुर के कपड़े के कैश पैसे उन्हें दे दिए जाएं। बजाय प्रीति माँ और बाप के हालात को देखकर बात करती बेधड़क सास से पैसों का पूछने लगी। सास कहने लगी, वैसे तो मेरा बेटा हर चीज़ ब्रांड का ही लेता है, एक बार मार्केट चला जाए तो लाखों रुपए खर्च कर देता है। ऐसा करें आप सिर्फ 50,000 दे दें, बाकी वो खुद कर लेगा। अरे भाई अच्छा खासा कमाता है, कुछ अपने पैसों से भी खरीद लेगा। फिर कहने लगी, चिंता न करना बहन, हम अंकुर के पैसों से खरीदी गई चीज़ें भी आप ही की दी हुई बताएंगे, ताकि आपकी बिरादरी में आपकी इज्जत रह जाए। प्रीति की सास ऐसे बोली जैसे कि उन पर लोगों पर एहसान कर रही हों। लेकिन 50,000 की रकम का सुन कमला परेशान सी हो गई थी। जानती थी कि पाई पाई जोड़कर बस इतने ही पैसे दीनू ने जमा किए थे कि इज्जत से बेटी ब्याह सकता था, लेकिन प्रीति की जिद ने तो जैसे उन्हें सूली पर टांग दिया था। वो कहने लगी कि मैं शादी अमीर घर में ही करूंगी, आखिर मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, मुझे नहीं जाना माँ किसी छोटे मोटे से घर में। कमला ने उसे बहुत समझाया था कि तुम्हारे नसीब का तो तुम्हें हर हाल में मिलकर ही रहेगा, छोटे घर में भी जाओगी तो पति के काम में भगवान ऐसी तरक्की देगा कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन प्रीति ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगी, नहीं मुझे बड़े घर में ही शादी करनी है। प्रीति देखने में भी खूबसूरत थी, कुछ पहनती ओढ़ती भी बहुत अच्छा थी। या यूं कह ले कि दीनू और कमला ने खुद तो कभी ढंग का ना खाया ना पहना, लेकिन बेटी को एक से बढ़कर एक चीज़ लेकर दी थी। उसकी सारी ख्वाहिश अब तक पूरी करते आए थे, इसलिए रिश्ते के मामले में भी सबसे पहले प्रीति की बात को अहम रखा गया था। जब रिश्ते वाली से रिश्ते के लिए कहा तो यही कहा कि कोशिश करना कि अमीर घराने का रिश्ता हो। जब पहली बार अंकुर की माँ प्रीति को देखने आई तो घर को देखकर नाक मुंह चढ़ा रही थी। रिश्ते वाली से कहने लगी, ये कहाँ ले आई हो मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे की शादी ऐसे लोगों में करूँगी। घर काफ़ी बड़ा था, अच्छा था, लेकिन पुरानी तरह का बना हुआ था, इसलिए अंकुर की माँ जब तक बैठी रहीं नाक मुंह चढ़ाए कमियां ही निकालती रहीं। लेकिन जैसे ही प्रीति को देखा तो उसकी सुंदरता से काफ़ी प्रभावित हुई, इसलिए रिश्ता तय हो गया। लेकिन जैसे ही रिश्ता तय हुआ तो अंकुर की माँ की फरमाइशें बढ़ने लगी। कहने लगी, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर ही हमारे घर में मौजूद है, इसलिए कोशिश करिएगा कि प्रीति को शीशम की लकड़ी का ही फर्नीचर दीजिएगा। इसके बाद से तो प्रीति ने भी यही जिद पकड़ ली कि फर्नीचर वो शीशम की लकड़ी का ही लेकर जाएगी, जो कि बहुत महंगा था। दहेज की हर चीज़ दिनों ने एक से बढ़कर एक ली थी। अपने दहेज के कपड़े उसने 20 25 30 बनवाए थे और उसके साथ मैचिंग सैंडल भी उतने ही लिए थे। फिर ज्वेलरी, पर्स और ना जाने क्या क्या लेती रही। दीनू के पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब बेटी की दहेज में लगा चुका था। अब बस उसके पास इतने ही पैसे बचे थे कि वो बारात को खाना खिलाकर बेटी को विदा करता। लेकिन ऐन जयमाल के वक्त
लड़के के बाप ने कहा कि आप मेरे बेटे को तिलक में क्या देंगे? हमारे यहाँ तो दामाद को तिलक में गाड़ी दी जाती है, लेकिन मुझे तो आपके घर के बाहर ऐसी कोई गाड़ी खड़ी नजर नहीं आई। ये सुनकर दीनू का तो रंग उड़ गया था। बारात आ चुकी थी और शादी पर दीनू की बिरादरी के भी बहुत से लोग शामिल थे। बारात में भी 200 लोग आए थे। दीनू के घर का आंगन बहुत बड़ा था। कुछ उसने अपने घर के बाहर गली में भी बारात के ठहरने का इंतजाम किया था। खाने का सारा इंतजाम बाहर गली में ही किया गया था और पकवान भी प्रीति की सास के कहने के मुताबिक पकवाए गए थे। वो कहने लगी कि खाने में 2-3 चीज़ें मत करिएगा, हमारी बिरादरी में बहुत इज्जत है, इसलिए 15 तरह की चीज़ें रखिएगा और शाही पनीर ज़रूर होना चाहिए। मीठे में भी 2-4 चीज़ें अलग अलग तरह की हों। सब कुछ दीनू ने प्रीति की सास के कहे मुताबिक ही किया था। लेकिन ऐन वक्त पर गाड़ी की बात सुनकर दीनू की आंखें आंसू से बहने लगी थीं, क्योंकि अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। दीनू ने कहा कि आप लोग अभी फेरे करवा कर विदा करके ले जाएं, मैं 1-1.5 साल बाद अपनी बेटी को गाड़ी भी दे दूंगा। ये सुनना था कि अंकुर हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा कि 1.5 साल बाद गाड़ी का मैं क्या करूंगा? शादी भी आपको फिर 1-1.5 साल बाद ही करनी चाहिए थी। देखिए, रिश्ता होते ही मेरी माँ ने आपसे साफ कह दिया था कि उन्हें अपनी शादी अपनी हैसियत के हिसाब से ही करनी है। तब तो आप लोगों ने बड़ी जल्दी हाँ कर ली थी। देखिए, आपकी बेटी भी मेरे घर में ऐश करेगी। हमारा घर तो आप देख ही चुके हैं, किसी बंगले से कम नहीं है। उसकी बात भी सच थी कि दीनू के इस घर के मुकाबले में उनका घर काफ़ी बड़ा था और पहले से 2-2 गाड़ियां भी मौजूद थीं। इसके बाद भी गाड़ी की फरमाइश करना दीनू की समझ में नहीं आ रहा था। दीनू की तो इज्जत बन आई थी। उसकी बिरादरी वालों ने भी लड़के वालों को बहुत समझाने की कोशिश की कि अभी इसी वक्त गाड़ी का इंतज़ाम करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लोग कुछ भी समझने को तैयार ही न थे। उल्टा कहने लगे कि ठीक है, सही यही है कि आप अपने मेहमानों को समझा बुझाकर वापस ले जाएं। हम भी अपने मेहमानों को यहाँ से ले जाते हैं। जब किसी ने पूछा तो आप कह दीजिएगा कि आप डिमांड पूरी नहीं कर सके, पहले झूठे वादे की और अब हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। ये सुनकर तो दीनू परेशान हो चुका था। मेहमान भी बैठे एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। अगर बारात वापस लौट जाती तो क्या होता? उनकी बेटी से कौन शादी करता? वहीं इस हल्के-फुल्के शोर और दबी-दबी बातों की आवाज़ अंदर प्रीति तक भी जा रही थी। उसने जब ये खुसुर-पुसुर सुनी तो कुछ शक सा होने लगा कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और दीनू अपने कमरे में आया। उसके साथ कमला भी मौजूद थी। दोनों के ही चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। प्रीति ने जब ये देखा तो वो भी परेशान हो गई। फ़ौरन उठकर माँ-बाप के पास आई और कहने लगी कि क्या बात है पापा, सब ठीक तो है ना? लड़के वाले क्या कह रहे हैं? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? ये सुनकर दीनू ने गहरी सांस ली और फिर बेटी को बता दिया कि अंकुर हमसे गाड़ी की डिमांड कर रहा है। वो चाहता है कि हम उसे तिलक में कार दें। ये सुनकर तो वो सोच में पड़ चुकी थी। फिर कहने लगी कि पापा, वो बात तो ठीक ही कह रहा है। आखिरकार वो अमीर कबीर लोग हैं। उनके यहाँ तो शादी ब्याह पर ऐसे ही बड़े बड़े उपहार दिए जाते हैं। इसी से तो उनकी इज्जत होती है। ये सुनकर दीनू ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा। उसका दिल तो चाह रहा था कि बेटी से कहे कि आखिर इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाएगा, सारे हालात तो उसके सामने ही थे। मगर कुछ सोच कर चुप कर गया। तभी कमला कहने लगी कि बेटी, जैसी शादी तुम्हारी हम कर रहे हैं ना, ऐसी शादी पूरे ख़ानदान में आज तक किसी की भी नहीं हुई। हमारे यहाँ तो सादगी से शादी करके अपने जैसे लोगों में बेटी को विदा कर दिया जाता है। ऐसी शादियाँ तो आज तक किसी लड़के की भी नहीं हुई, जैसी धूमधाम से और इतनी ठाट बाट से हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। मगर अब अचानक गाड़ी हम कहाँ से ले देंगे? दीनू ने अपना पर्स निकाला और कहने लगा कि मेरे पर्स में तो सिर्फ इस वक्त 1000 का नोट ही पड़ा है, वो भी गांव के भुवन चाचा ने शादी में दिया है, वरना मैं तो खाली पर्स लिए घूम रहा था। गाड़ी के पैसे कहाँ से लाऊं? ये सुनकर प्रीति के तेवर बदल चुके थे। देखते ही देखते उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। कहने लगी कि अच्छा, तो फिर ठीक है, जाकर बाहर लोगों को बता दें कि आप मुझे दहेज में गाड़ी नहीं दे सकते। वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे और फिर मैं यहाँ पर खुदकुशी कर लूँगी। मेरी फ़ोटो पर माला चढ़ाना स्वीकार है, मगर अपने दामाद को गाड़ी देना आप लोगों को स्वीकार नहीं। बेटी की ये बात सुनकर माँ बाप का तो कलेजा फट चुका था। दीनू ने फ़ौरन अपनी बेटी के होठों पर हाथ रखा और कहने लगा कि ना बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं हर हाल में गाड़ी का इंतज़ाम करूँगा, बस तू चिंता ना कर। मरे तेरे दुश्मन, मैं तो तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ सोचते हुए दीनू घर से निकल चुका था। कुछ ही देर बाद दुल्हन बनी प्रीति को लाकर बाहर स्टेज पर बिठा दिया गया। पंडित जी भी वहीं मौजूद थे। 1 घंटा हो चुका था मगर दीनू वापस नहीं आया। तभी गली में गाड़ी की आवाज़ आई थी। बाहर एक काले रंग की खूबसूरत कार खड़ी थी। इसी के साथ ही दीनू घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी। उसका शरीर काँप रहा था। एक नज़र उसने अपनी बेटी के चेहरे पर डाली तो एकदम ही आंखों में झिलमिलाते हुए आंसू गालों पर बह आए थे। वो आंसू छुपाता हुआ चाबी लाकर दामाद के हाथ पर रख चुका था कि ये तुम्हारी तिलक की गाड़ी है। ये देखकर तो सारे परिवार वाले गर्व कर उठे थे। दीनू की खूब तारीफें करने लगे कि तुम तो
वो पहले बाप हो जिसने अपनी बेटी को बढ़ चढ़कर दहेज दिया है, यहाँ तक कि तिलक में गाड़ी भी दे दी। वहीं अंकुर भी खुश था। इसके बाद ही जयमाल की रस्म को शुरू किया गया और यूं प्रीति और अंकुर के फेरे भी हो गए। सारे बाराती खाना खा रहे थे, मगर अंकुर की माँ खाने में कमियां निकाल रही थी। दीनू कभी किसी मेहमान को खुद गांव के लड़के के साथ मिलकर खाना देने लगता, तो कभी कहीं किसी को समझाने लगता। तभी अंकुर की माँ ने उसे बुलाया और कहने लगी कि भाई साहब, ये कैसा खाना बनवाया है, ना मज़ा है ना मिर्च मसाले, ऐसा लगता है कि उबला हुआ खाना खा रहे हैं। दीनू खामोशी से शर्मिंदा होता हुआ वो हर एक बात को सुनता रहा। कितना आसान था खाने में कमी निकालना, जबकि ये दीनू जानता था कि उसने कैसे पाई पाई जोड़कर अपना पेट काट कर लोगों को खिलाने के लिए पैसे जमा किए थे। बहरहाल ढेरों दुआओं के साये में प्रीति को विदा कर दिया गया। प्रीति विदा क्या हुई थी कि जैसे माँ बाप को तो भूल ही गई थी। माँ बाप की तो रौनक ही जैसे उसके जाने से ख़त्म हो चुकी थी। विदाई के बाद जैसे ही मेहमानों से घर खाली हुआ तो कमला दीनू के पास गई और कहने लगी कि ये गाड़ी का इंतज़ाम कहाँ से हुआ? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये गाड़ी आ गई? ये सुनकर दीनू ने गहरी सांस ली, फिर कहने लगा, ये मैंने इस घर को बेच दिया है। मैं ठाकुर साहब के पास गया था, मेरी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ौरन इस घर के पैसे दे दिए और मैं वो गाड़ी ले आया। ये सुनकर तो कमला सिर पकड़कर बैठ चुकी थी। रोते हुए कहने लगी कि ये घर तो बिक चुका है, अब हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। दोनों पति पत्नी ने अपना ज़रूरी सामान अपने पास रखा और बाकी सारा सामान बेच दिया, क्योंकि वो जिस किराए के मकान में शिफ्ट होने वाले थे वो एक ही कमरे का घर था और वहाँ पर इतना ज़्यादा सामान इस्तेमाल नहीं हो सकता था। वैसे भी दोनों पति पत्नी को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए सामान बेचकर उसे घर के लिए सौदा ले लिया और कुछ उधार चुका दिया। उनकी बेटी भी वाराणसी चली गई थी, जो कि यहाँ से कई घंटों की दूरी पर पड़ता था। अगर ट्रेन में भी सफ़र किया जाता तो 3-4 घंटे लग जाया करते थे। शादी के हफ्ते बाद तक प्रीति से माँ बाप की फ़ोन पर बात भी नहीं हुई थी। जब भी प्रीति बेटी फ़ोन करती तो यही कहती कि अभी मैं अंकुर के साथ एक दावत पर जा रही हूँ, बाद में आपको खुद कॉल करूँगी। दोनों पति पत्नी सारी रात बैठे रहते कि कब बेटी वापस आएगी और कॉल करेगी, मगर प्रीति ने कोई कॉल नहीं की थी। अगले दिन सुबह उठकर जब कमला ने खुद प्रीति को कॉल की तो कितनी देर फ़ोन बजने के बाद उसने फ़ोन उठाया था। फिर गुस्से से माँ से कहने लगी, क्यों बार बार कॉल करके तंग कर रही हो? मैं सो रही थी और आप लोग हो कि हर वक्त फ़ोन खटकाते रहते हो। कहा तो था कि मैं खुद कॉल करूँगी। ये कहकर उसने फ़ोन खटाक से बंद कर दिया था। जबकि कमला तो मुंह खोले फ़ोन को देखती रह गई, उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। उसने जब घड़ी पर वक्त देखा तो दिन के 12 बज रहे थे। दीनू कहने लगा कि बड़े लोगों में ब्याह कर गई है। शहरी लोग ऐसे ही होते हैं, रात तक गए जागते हैं और सुबह लेट उनका नाश्ता होता है। हमारी बेटी भी वहाँ के माहौल में ढल गई है, तुम चिंता मत करो, बस उसके लिए प्रार्थनाएं करो कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। वो दिन और फिर उसके बाद यही कई महीने गुजर गए, मगर प्रीति ने तो माँ बाप को कॉल भी नहीं की थी। दीनू की सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। ज़्यादा मेहनत की वजह से अब वो काफ़ी कमज़ोर रहने लगा था, जबकि उधार वाले भी अक्सर उनका दरवाज़ा खटखटाते रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। कितनी बार सोचा कि जाकर बेटी से मिलकर आएं। जब भी पैसे जोड़ना शुरू करते तो कोई ना कोई भी दोनों में से बीमार हो जाता और फिर वो पैसे उनकी बीमारी पर लग जाया करते। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता चला गया और 3 साल यूं ही बीत गए। अब तो उन्हें अपनी बेटी के चेहरे के नए नक्श भी भूलने लगे थे। हर वक्त दोनों बेटी की याद में तड़पते रहते। कई बार तो वो पुराने घर का चक्कर भी लगा आए थे। हफ्ते में 2-3 बार जाकर उन लोगों से भी पूछा करते थे, कहीं मेरी बेटियां मुझसे मिलने तो नहीं आई थी, मगर वो हर बार ही इनकार कर देते। 3 साल बाद उनका कोई रिश्तेदार वाराणसी से आया तो कहने लगा कि प्रीति के यहाँ बेटे ने जन्म लिया हुआ है। वो लोग बड़े खुश हैं और कुछ दिनों बाद उसका मुंडन करने वाले हैं। ये सुनकर तो दोनों पति पत्नी की खुशी की कोई सीमा न रही। वो भगवान का धन्यवाद करते हुए अपनी बेटी और नवासे को ढेरों दुआएं देने लगे। उनका बस नहीं चल रहा था कि अभी उड़कर अपनी बेटी और नवासे के पास पहुंच जाते। दीनू, बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। 3 साल गुजर चुके हैं, मैंने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। बस तुम कहीं से भी पैसे लो और मुझे वाराणसी अपनी बेटी के पास लेकर जाओ। मैं और उसे देखे बगैर नहीं रह सकती। बस फिर क्या था, दीनू ने पड़ोस के एक इंसान से उधार पैसे लिए और पति पत्नी उसी दिन ट्रेन में बैठकर वाराणसी पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने कोई चीज़ नहीं खाई थी। जो भी पैसे बचे थे उनसे अपनी बेटी के लिए फल और उसकी पसंदीदा मिठाई ले ली थी। जैसे ही बेटी का महलुमा घर नजर आया तो दोनों के खुशी से चेहरे चमकने लगे। कई लोग वहां से आ जा रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां घर के बाहर और घर के अंदर खड़ी थीं। वो लोग काफ़ी अमीर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम हो। आज उनके नवासे का मुंडन था। दोनों पति पत्नी जैसे ही खुशी से घर के अंदर जाने लगे तो चौकीदार ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। कहने लगा कि आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, कोई लंगर खाना समझ रखा है?
ये सुनकर दीनू और कमला बहुत शर्मिंदा से हुए थे। कहने लगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो, हम प्रीति के माँ बाप हैं, अंकुर दामाद है हमारा। ये सुनकर चौकीदार उन्हें सर से पैर तक घूरने लगा था और फिर हंसकर कहने लगा, मैं अभी मैम साहब से पूछ कर आता हूँ। दोनों को वहीं दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। तभी जहाँ पर दावत का इंतज़ाम किया गया था वहाँ पर उन्हें अपनी बेटी प्रीति नज़र आई, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही थी, सोने के गहनों से लदी हुई थी। उसकी गोद में प्यारा सा बेटा था जिसे उठाकर वो आंगन में ही बने स्टेज पर बैठ रही थी। बड़े बड़े अमीर लोग उसे उपहार और मुबारकबाद दे रहे थे। दोनों पति पत्नी तो गेट पर ही खड़े ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब चौकीदार ने इशारे से प्रीति को उसके माँ बाप के बारे में बताया तो उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। उसने अपने माँ बाप को एक सरसरी सी नज़र देखा और कहने लगी कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, तुम इनको एक तरफ बिठाकर खाना खिला दो और चलता करो। जब ये बात चौकीदार ने आकर दीनू और कमला को बताई तो दोनों का शरीर कांप चुका था। उनकी बेटी इस हद तक बदल सकती थी, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। वो तो अपने नवासे की एक झलक देखना चाहते थे, मगर शायद वक्त ने उन्हें अमीरी और गरीबी की दीवार माँ बाप और औलाद के बीच खड़ी कर दी थी। दीनू और कमला एक तरफ गरीब लोगों के साथ बैठकर खाना खाकर वहां से चले गए थे। दोनों ही रोते हुए उस घर से निकले थे। बेटी ने एक बार भी माँ बाप से मिलने की कोशिश नहीं की थी। अंधेरा फैल चुका था जब दोनों घर वापस लौटे, तो उन्हें तो बस अपनी जिंदगी बेमकसद सी लग रही थी। कितनी देर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोते रहे, मगर शायद ये वक्त था, एक न एक दिन तो इसको गुजर ही जाना था। दोनों पति पत्नी यूं ही मुश्किलें काटते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को ये ठाट बाट और ऐश-रास आ चुका था। उसका तो गुजारा ही इनके बगैर नामुमकिन था। अब अगर कई बार सास ताना भी दे देती या पति उसे जता भी देता कि वो गरीब घर से आई हुई लड़की है, तो उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उल्टा वो हर वक्त अपनी सास और पति के आगे पीछे घूमती रहती ताकि उनका दिल जीत सके। इसलिए तो उसने उनके कहने पर अपने गरीब माँ बाप से रिश्ता भी ख़त्म कर दिया था। जैसे जैसे प्रीति का बेटा वंश बड़ा होना शुरू हुआ तो सास और अंकुर ने उसे अपनी तरह किया। वो उसे हमेशा होश संभालते ही समझाने लगे कि उसकी माँ तो गरीब घर से आई हुई है, उसकी माँ तो बहुत गरीब थी, ये धन दौलत तो उसके बाप की दी हुई है। अक्सर वो अपनी माँ के साथ अपनी दादी और बाप का बर्ताव बहुत बुरा देखता। वो बात बात पर उसे ताना दिया करते, मगर प्रीति तो ढीठ बनकर जैसे खुद को कमतर समझती हुई इस ऐश भरी जिंदगी की लालच में सब सहती रहती थी। यही देखा देखी वंश ने भी अपनी माँ से बदतमीजी करना शुरू कर दिया। वो तो अपनी माँ को अपने सामने कुछ समझता ही ना था। अगर वो अंकुर से इस बारे में शिकायत करती तो वो कहता कि ठीक ही तो कहता है, तुम छोटे घर से ही तो आई हुई हो, तुम्हें वो तुम्हारी औकात ही बता रहा है। जिस स्कूल में वंश पढ़ने जाता था वहाँ पर एक टीचर थी जो दिल ही दिल में अंकुर पर दिल हार बैठी थी। अक्सर अंकुर से मुलाकात भी करती। एक दिन वंश ने ये फरमाइश कर दी कि पापा आप मेरे टीचर से शादी कर लें, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी माँ की तरह गरीबी वाली बातें भी नहीं करती, माँ से ज़्यादा सुंदर हैं, मुझे बस वही नई मामा चाहिए। ये सुनकर प्रीति ने उसे थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन बेटे को रोते देखकर अंकुर आग बबूला हो गया। धक्के मार कर उसे घर से निकाल दिया और कहने लगा कि मैंने आज तक अपने बेटे की एक भी इच्छा को रद्द नहीं किया, इसे भी नहीं रद्द करूंगा। वैसे भी अब तुम मुझे दे ही क्या सकती हो, क्योंकि वंश के जन्म के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो दोबारा माँ कभी नहीं बन सकती थी। उसने धक्के मारकर प्रीति को घर से निकाल दिया और कहा कि बहुत जल्द तलाक के कागजात तुम तक पहुंच जाएंगे। रोती बिलखती हालत में वो अपने मायके पहुंची थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने उसके माँ बाप की जगह कोई और लोग थे। कहने लगे कि वो तो कई सालों से रोज़ तुम्हारा पूछने आते थे, कहीं तुम उनसे मिलने तो नहीं आई, मगर अब तो 4-5 साल होने वाले हैं, दोबारा वो यहाँ आए नहीं। बहरहाल उन्होंने उस किराए के घर का पता बताया जहाँ पर वो दोनों पति पत्नी रह रहे थे। प्रीति भागती हुई उस किराए के घर तक आई, मगर वहाँ के रहने वाले किराएदारों ने उसे बताया कि उसके माँ बाप तो कई साल पहले ही हार्ट अटैक से मर चुके हैं। ये सुनकर तो प्रीति वहीं बेहोश होकर गिर चुकी थी। होश आता तो कभी सिर पीटती, कभी बाल नोचती। ये क्या हो चुका था उसके साथ? सब कुछ उसने उससे छीन चुका था। ना पति, ना बेटी, ना बेटा, ना घर, ना माँ बाप, कुछ भी तो नहीं रहा था उसके पास। दौलत के नशे में वो इस कदर अंधी हो गई थी कि आज सब कुछ गंवा चुकी थी। मजबूरन रोते धोते वापस अंकुर के घर गई। उसकी विनतियाँ की तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अब अपनी पत्नी के दर्जे पर तो नहीं, हाँ मगर नौकरानी बनाकर ज़रूर इस घर में रख सकता हूँ। वो तो अपना सर छुपाने के लिए नौकरानी बनने को भी तैयार हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।